हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक क्वेश्चन पेपर की होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सेमेस्टर 6 में हैं और आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं। और BA प्रोग्राम में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके पास ये बुक है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम देने से पहले आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो आप पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन जब आपको पता होता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, यानी क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, तो आप ना तो पैनिक होते हो और ना ही ये कोई प्रॉब्लम होती है। तो और आप पैनिक नहीं हो और कोई प्रॉब्लम भी आपके सामने नहीं आए, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लें। और जो सोल है उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं लास्ट ईयर्स के, तो आप उन क्वेश्चन पेपर को देखना मत भूलना। और मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी को अच्छे से करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वैश्वीकरण का अर्थ एकरूपीकरण नहीं है। वैश्वीकरण के तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो वैश्वीकरण है इसका जो अर्थ है वो एक रूपीकरण नहीं है। किस तरह से नहीं है, आपको तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के साथ बताना है। ये मैंने पूरा ही चैप्टर आपको बता रखा है, जिसमें वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो एक रूपीकरण क्यों नहीं है, इस बारे में भी हमने इस पूरे चैप्टर में चर्चा करी थी। क्योंकि वैश्वीकरण जो है उसकी कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, या फिर पर्टिकुलर हम कुछ नहीं कह सकते, उसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं है, इसलिए जो इसकी एक रूपीकरण है वो नहीं है। और आपको जो बताना है कि ये एक रूपीकरण क्यों नहीं है, ये आपको तकनीकी और सांस्कृतिक आयामों के संदर्भ में बताना है। यानी तकनीकी और सांस्कृतिक जो आयाम हैं उनको ध्यान में रखकर आपको ये समझाना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है एंड देन जो नीचे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दोनों ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सूटेबल हो। तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य की संप्रभुत्वता को क्षरण कर दिया है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यानी क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसने राज्य की संप्रभुत्वता, यानी जो राज्य की संप्रभुत्वता है उसको खत्म कर दिया है, हाँ या नहीं? और हाँ तो किस तरह से, और नहीं तो क्यों नहीं? आपको अपने उत्तर के समर्थन देना है, यानी आप ऐसा क्यों समझते हैं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं कि हाँ वैश्वीकरण की वजह से जो राज्य की संप्रभुत्वता है वो कम हो गई है, तो क्यों कम हो गई है आपको ये बताना है। और आप अगर ये लिखते हैं कि नहीं, अभी भी राज्य की जो संप्रभुत्वता है वो कम नहीं हुई है, तो क्यों कम नहीं हुई है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। दोनों के ही पॉइंट आपको लिखने हैं, आप किसी में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वैश्विक अधिशासन के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसके प्रमुख अंगों की उपयुक्तता पर परीक्षण कीजिए। यानी वैश्विक अधिशासन के रूप में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसकी भूमिका बतानी है और जो उसके प्रमुख अंग हैं इनके बारे में बताना है। पहले आपको थोड़ा सा वैश्वीकरण की परिभाषा देनी है कि वैश्वीकरण क्या होता है, फिर संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी वैश्वीकरण में क्या भूमिका है। क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता को बढ़ाने में और सारी चीज़ों को लेवल करने में संयुक्त राष्ट्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैश्वीकरण में संयुक्त राष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है, वही आपको बतानी है। और जो संयुक्त राष्ट्र है इसके प्रमुख 5 अंगों के बारे में बताना है। यानी जैसे कि आपको पता है कि इसके प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें कि महासभा और उच्च न्यायालय, ये सभी इसके 5 अंग हैं। तो उनके जो 5 अंग हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है, डिटेल में उनकी समीक्षा करनी है कि किस तरह से जो वैश्वीकरण है उसमें महासभा के 5 अंग किस तरह से रोल निभाते हैं, इस बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में जब आप महासभा के 5 अंगों के बारे में डिफाइन कर देंगे तो आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना मत भूलना, कंक्लूजन ज़रूर लिखना, ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छा लगे, टीचर को लगे कि हाँ आप जो हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, पढ़ कर आए हो। ऐसा नहीं है मुँह उठाया और आ गए, या फिर एग्ज़ाम से सिर्फ 1 या 2 घंटे पहले देखा और देन पेपर देने आ गए। नहीं, आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आंसर लिखना है, जिसमें आपको भूमिका
उसका, उसके बाद में जो मेन चीज़ें होती हैं हमारी वो, और उसके बाद में कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हेडिंग करके ज़रूर लिखना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक संकट का सामना करना पड़ता है, जबकि विकसित देश आमतौर पर कम असुरक्षित और अधिक लचीले होते हैं। उपयुक्त उदाहरण द्वारा कथन का मूल्यांकन की। यानी देखिए, जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो विकासशील देशों पर ज़्यादा पड़ता है। किस तरह से पड़ता है ये आपको बताना है, और इससे जो विकसित देश हैं वो आराम से निपट जाते हैं और वो लचीले होते हैं। किस तरह से ये आपको बताना है। ठीक है, यानी देखिए, जब भी जलवायु परिवर्तन होता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस टाइम पे जो विकासशील देश है ना, उनकी ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है अकॉर्डिंग टू विकसित देश। क्योंकि देखिए, विकसित देशों के पास सारी चीज़ों का सल्यूशन है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जलवायु परिवर्तन आ जाए या भूस्खलन आ जाए, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। पर जो विकासशील देश हैं उनके पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने सोर्स नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ता है। वो पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में, और उन्हें ज़्यादा संकट का और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो विकासशील देश है ना, वो कम लचीले होते हैं विकसित देशों के अकॉर्डिंग। वो जल्दी से कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पर विकासशील देशों को सोचना पड़ता है कि अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो कितने लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और किन को नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर यहाँ तो मोस्टली सारे लोग समान से होते हैं, यानी सभी के पास पैसा होता है, तो वो इतना नहीं सोचते, वो जल्दी ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पर अगर सरकार विकासशील देशों में कुछ बना रही है या कुछ ला रही है, तो उसके बारे में पहले उन्हें अच्छे से डिटेल में सोचना पड़ता है कि हाँ, अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो किस तरह से प्रभाव डालेगी जनता पर। और आपको इस क्वेश्चन में इसका उदाहरण भी देना है, यानी उदाहरण के साथ आपको बताना है। ठीक है, किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है वो विकासशील देशों को ज़्यादा प्रभावित करती है अकॉर्डिंग टू विकसित देश। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कृषि समझौते पर विशेष ध्यान देते हुए विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कृषि समझौते के ऊपर व्याख्या करनी है कि कृषि समझौता कब हुआ था, किस के द्वारा करवाया गया था और इसमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया था। और इसको ध्यान में रखकर जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसके बारे में चर्चा करनी है। यानी फिर उसके बाद में आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताना है और इसके जो प्रमुख समझौते हुए हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन के साथ में जो हमारे समझौते हुए हैं उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछ रहा है, क्या आप सहमत हैं कि वैश्विक राजनीति में गरीबी, भूख और विकास महत्वपूर्ण लेकिन विवादित अवधारणाएं हैं? विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यानी क्या आप सहमत हैं कि वैश्विक राजनीति में जो हमारी गरीबी है, भूख है और विकास है वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और किस तरह से ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ये आपको बताना, और ये विकास के विभिन्न उपागमों के संदर्भ में किस तरह से दिखाई देते हैं ये आपको बताना है। यानी अगर हम गरीबी, भूख और विकास को ना देखें, क्या हम कह सकते हैं कि विकास है, यानी गरीबी और भूख को ना देखें तो हमें पता चलेगा कि उस देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं। तो इसीलिए गरीबी, भूख, इससे हमें पता कर सकते हैं हमारी राजनीति कैसी है, यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और जो हमारी विकास का लेवल है वो कैसा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो वैश्विक राजनीति है उसमें गरीबी और भूख ये जो है ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं किसी भी देश के विकास को देखने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई देती हूँ। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको स्टडी तो करवाती हूँ, उसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ सोल की, तो आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरी इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अब मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स भी खुल गया है, तो अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।